हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग सीरीज जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम कंप्लीट इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे थे। हमने 1, 2, 3, 4 चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। ये सारे चैप्टर्स को मैंने पार्ट पार्ट में खत्म किया है और बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है हर एक टॉपिक को। यानी इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं सिर्फ और सिर्फ चैप्टर को खत्म करना या फिर नोट्स से शॉर्टकट में पढ़ाने की तैयारी नहीं कर रहा हूं या तरीका नहीं अपनाया है। मैं कर रहा हूं क्या, इसमें आपको डिटेल डिस्कशन दिया है, यानी कि हर एक टॉपिक को ओपन करके पढ़ रहे हैं। हर एक टॉपिक, एक भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। इसी रीजन से मैंने अपने नोट्स से या किसी के नोट्स से नहीं पढ़ाया है आपको, क्योंकि नोट्स में टीचर उसी पार्ट्स को हाईलाइट ज्यादा करता है जो उसको इंपॉर्टेंट लगता है। बट मैं फॉलो कर रहा हूं वीके की बुक, जो कि सीबीएसई कैरिकुलम से बना हुआ है। इस बुक में किसी भी टॉपिक को ज्यादा या कम वेटेज नहीं, सबको इक्वल वेटेज जिस तरह से सीबीएसई चाहता है उसी तरह से दिया गया है। ठीक है, अब वीके की बुक को मैं फॉलो करता हूं। कुछ लोगों के पास अगर बुक ये नहीं है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी लिख सकते हैं, मैं आपको ये बुक फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपके बगल वाले स्टोर में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो वीके पब्लिकेशन की बुक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 मनी। चैप्टर 4 तक जिसने देखा है बहुत अच्छी बात है। नेशनल इनकम वगैरह कंसेप्चुअल मैंने पढ़ाया है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। प्लेलिस्ट का नाम है ब्रह्मास्त्र। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए मनी स्टार्ट करते हैं। मनी क्या होता है? मनी क्या होता है? मनी पैसा होता है। सर इतनी सिंपल सी बात है, आपको पता नहीं है? मनी पैसा होता है। हाँ वो तो समझ में आया, बट पैसा क्या है? पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है क्या? एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसको गवर्नमेंट ने पावर दे दिया और वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज पूरी कंट्री में वर्क कर रहा है। समझना, कागज का टुकड़ा है जिसको सरकार ने पावर दे दिया उस टुकड़े को, कागज के टुकड़े को, और वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज पूरी कंट्री में काम कर रहा है। आइए एक बारी बुक का डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं अपना बताऊंगा जो मुझे बेस्ट लगता है। अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। एक ऐसी चीज जो पूरी कंट्री में कॉमनली एक्सेप्ट है, यानी हर कोई एक दूसरे को दे सकता है, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको हम मनी बोलते हैं। बट ये बहुत बेकार सा डेफिनेशन मुझे लगता है। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या, सुनिएगा ध्यान से। मनी क्या है? आप देखना, मनी के ऊपर एक नोट लिखा होता है कि इस धारक के पास इतने रुपए हैं और गवर्नर का साइन होता है। तो इसका मतलब क्या है? मनी एक प्रोमिसरी नोट है। मनी क्या है? एक प्रोमिसरी नोट है। इस पर प्रॉमिस लिखा होता है ना कि इस धारक के पास इतने पैसे हैं, एंड साइन होता है। नोट पे देख लेना आप। ठीक है, या अगर मेरे पास ऐसा कोई नोट पड़ा होगा तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए, यहां अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए, यहां पे साइन है गवर्नर का और इसमें लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं धारक को 100 रुपए की पे करूंगा। यहां पे गवर्नर का साइन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये एक प्रॉमिसरी नोट है जिसमें ये प्रॉमिस किया जाता है कि ये कागज का टुकड़ा जिसके पास भी होगा उसके पास 100 रुपए की वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है? उसके पास कितनी होगी? 100 रुपए की वैल्यू होगी। तो क्या देखा हमने? एक क्वेश्चन एमसीक्यू बन जाएगा। मनी इज अ प्रोमिसरी नोट, मनी इज अ प्रोमिसरी नोट विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन अ कंट्री इज नोन एज मनी। ठीक है, मनी इज दैट पीस ऑफ पेपर, मनी इज दैट पीस ऑफ पेपर। दूसरा डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। पहले वाला आपको समझ में आ गया क्या कह रहा हूं मैं? मैंने सिर्फ इतना बोला कि मनी एक प्रोमिसरी नोट है जो कि पूरी कंट्री में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर्क करता है। ठीक है, मनी क्या है? मनी इज अ प्रोमिसरी नोट विच वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन अ कंट्री। ठीक है, मैं बार बार इन अ कंट्री क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हो सकता है रुपीज ले जाके आप यूके और यूएस में दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो चलो इसको छोटा रखते हैं। इसका एक और डेफिनेशन अच्छा मैं आपको जरूर बताऊंगा, अभी नहीं बताता हूं, थोड़ा सा वेट करता हूं, थोड़ा और मनी के बारे में आपको बताता हूं, फिर एक और डेफिनेशन बताऊंगा। मनी क्या देखा? मनी थे, या देखो ये बुक का जो डेफिनेशन था ये भी देख लो आप। ठीक है, अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज मनी। एक ऐसी चीज जो कॉमनली एक्सेप्ट हो जाता है उसको बोलते हैं मनी। दूसरा मैंने क्या बताया? मनी इज अ प्रोमिसरी नोट विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन अ कंट्री। ठीक है, होपफुली दोनों ही समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, आइए फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस, मनी के 3 फंक्शंस हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। मनी फंक्शन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड एंड डेफर पेमेंट। ये 3 फंक्शन है मनी के। ठीक है, ये 3 फंक्शन है मनी के। क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड एंड डेफर पेमेंट। मतलब क्या होता है सर? स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है आप मनी को स्टोर कर सकते हो,
लंबे समय तक। अब सोचो अगर मनी से पहले चावल था, किसी ने सोचा होगा मेरे बच्चे को बाहर भेजना, फॉरेन कंट्री भेजना है पढ़ने के लिए, तो क्या करते हैं आज के टाइम पे, क्या करते हैं पैसे जमा करते हैं कि अच्छा पैसा जमा करो, जब बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो हम उसको फॉरेन कंट्री पढ़ने को भेजेंगे। तो पैसा जमा किया तो भेज दिया। अब अगर किसी पहले पैसे से पहले किसी को भेजना होता है या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती तो क्या चावल जमा करता 20 साल तक? चावल आटा कुछ ऐसा जमा करता कि इसको जमा करो 20 साल बाद इसको बेचेंगे और बेटे को फॉरेन कंट्री भेजेंगे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। उतने टाइम तक कोई भी चीज कमोडिटी खराब हो जाती। लेकिन मनी में क्या है, मनी को आप स्टोर कर सकते हो लंबे पीरियड ऑफ टाइम पे, और जितनी उस पर वैल्यू लिखी है, अगर उस पर 100 रुपए लिखा है तो उसकी वैल्यू 100 ही रहेगी। आज से 100 साल बाद भी वो 100 का ही रहेगा। ठीक है, वो नोट में ऐसा नहीं है कि एक जीरो कम हो जाएगा। तो मनी क्या है, मनी को स्टोर किया जा सकता है, पहला फंक्शन। दूसरा है मनी को मेजरिंग टूल की तरह यूज किया जाता है। मतलब सर मनी कौन सा मेजरिंग टूल है, समझिएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को मनी के बेसिस पे मेजर किया जाता है। हालांकि करते हम सब है, लेकिन मतलब ऐसे कभी ध्यान नहीं दिया होगा किसी ने। जैसे मैं आपसे पूछूंगा बेटा एक अच्छा फोन कितने तक का आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 20-30 हजार का एक अच्छा फोन आ जाएगा। आपने क्या किया है कि अच्छे फोन को पैसे से मेजर नहीं कर दिया कि सर 20-30 हजार मतलब एक अच्छा फोन। मैं पूछा एक गाड़ी कितने तक की आ जाती है, आपने बोला 5 लाख तक की, 6 लाख तक की आ जाएगी। तो आपने क्या किया, एक गाड़ी को पैसे से मेजर नहीं कर दिया। तो पैसा एक मेजरिंग टूल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर देता है। लीटर क्या होता है, लीटर सिर्फ पानी को मेजर करता है। ठीक है, सेंटीमीटर ये सब क्या होता है, किसी चीज को किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करता है। लेकिन पैसा हर चीज को मेजर कर देता है। तो पैसा एक बहुत अच्छा मेजरिंग टूल है किसी भी चीज के लिए। कहीं भी जाते हैं सबसे पहले ये पूछते हैं कितने का है ये सामान। हम क्वांटिटी क्वालिटी साइज बाद में देखेंगे, पहले पैसे से मेजर करते हैं कि ये हमारी औकात में है तो हम देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। तो पैसा एक बहुत अच्छा टूल है मेजर करने के लिए। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। जो वैल्यू होती है वो मनी के टर्म में ही एक्सप्रेस की जाती है। थर्ड बात करते हैं स्टैंडर्ड एंड डेफर पेमेंट। स्टैंडर्ड पेमेंट मींस जितना, अगर मैंने आपसे 100 रुपए लिया था तो मैं आपको 100 रुपए ही दे सकता हूं। ठीक है, अब लेकिन अगर मैं मान लो 100 रुपए की जगह 1 किलो चीनी लिया होता आपसे, ठीक है, और उस समय 1 किलो चीनी का वैल्यू होता 40 रुपए, लेकिन जब मैं आपको वापस कर रहा हूं 1 किलो चीनी तब उसका वैल्यू है 30 रुपए, तो ये स्टैंडर्ड पेमेंट नहीं हुआ ना। जितना मैंने लिया था 40 रुपए की वैल्यू वाला 1 केजी चीनी लिया था मैंने आपसे, और चीनी के बदले में चीनी दे दिया कुछ टाइम बाद, जिस समय चीनी की वैल्यू 30 रुपए है। तो क्या हो गया, स्टैंडर्ड पेमेंट नहीं हुआ। स्टैंडर्ड पेमेंट क्या होता है, जितना आपने वैल्यू लिया था एग्जैक्टली वही वैल्यू पे कर दो, क्योंकि 10 साल बाद भी 100 रुपए 100 का ही रहेगा, 100 रुपए 100 का ही रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड पेमेंट। डेफर पेमेंट मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, फ्यूचर में पेमेंट। अगर मैं आपसे आज पैसे लेता हूं, फ्यूचर में पेमेंट करता हूं, तो भी जितना लिया था उतना पे कर सकता हूं। मैं आज आपसे 10,000 रुपए लिया, 1 साल बाद 10,000 दूंगा तो 10,000 ही रहेगा। लेकिन आज मैं आपसे मानते 5 लीटर तेल ले लिया, ठीक है, मतलब तेल पेट्रोल ले लिया, हो सकता है उस टाइम तक आज मैंने आपसे 100 रुपए के हिसाब से 5 लीटर तेल ले लिया, तो 500 रुपए ले लिए मैंने आपसे। आज से 1 साल बाद हो सकता है तेल की वैल्यू हो जाए मान लेते हैं 80, तो कितना हो गया 400 रुपए, यानी 100 रुपए कम वापस कर रहा हूं मैं। तो इस चीज के इसी के लिए पैसे से पहले ना कभी फ्यूचर पेमेंट नहीं हो पा रहा था। अब हम पैसे से फ्यूचर पेमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि डेफर्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। ध्यान रखना डेफर्ड मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम बचपन से पढ़ते हैं और सबको पता है बार्टर सिस्टम क्या होता है सर, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। अच्छा, बार्टर सिस्टम का एक और नाम है जिसको बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी मतलब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जामिनेशन में बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज नहीं लिख के आएगा, आपको आएगा एक्सप्लेन सीसी इकोनॉमी। अब सीसी इकोनॉमी आप सोचोगे है क्या सीसी इकोनॉमी, तो सीसी इकोनॉमी मतलब है कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम क्या है मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बचपन से सब पढ़ते आए हैं। ठीक है, मींस एक्सचेंज फ्रॉम वन गुड टू अनदर गुड, एक गुड के बदले में दूसरा गुड को देना, इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, सीसी इकोनॉमी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां देखो सी स्टैंड फॉर कॉमोडिटी। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे जब मनी नहीं था, जब बार्टर सिस्टम को लगाया जाता था, तो क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स थे। पहले ड्रॉबैक्स है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स समझना, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम की कमियों को पढ़ रहे हैं हम। पहला कमी बताया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसका मतलब होता क्या है सर, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पहले समझो। जैसे पर्सन 1 है और पर्सन 2 है। पर्सन 1 के पास मान लेते हैं मिल्क है, और ये मिल्क है और ये चाहता है कि इसको कोई क्या दे, राइस दे दे। ठीक है, पर्सन 2 है, ठीक है, पर्सन 2 है,
ऐसा पर्सन ढूंढना है जिसको चाहिए क्या, जिसको कि मिल्क चाहिए और बदले में उसके पास राइस हो। ठीक है, मिल्क चाहिए और बदले में उसके पास राइस हो, इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। यानी जो इसके पास है वो इसको चाहिए, जो इसके पास है वो इसको चाहिए। ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता था। ठीक है, अब देखो समझो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इंप्लाइज दैट द टू इंडिविजुअल आर इन पोजेशन ऑफ सच गुड विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज विद टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है, मतलब कि दो ऐसे लोग हैं वो चीज बदलना चाहते हैं जो एक दूसरे की डिजायर है। इसे दूध चाहिए तो इसके पास दूध है, इसके राइस चाहिए तो इसके पास राइस है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मींस टू इंडिविजुअल आर इन पोजेशन, दो लोग ऐसी चीजें रखते हैं अपने पास जो एक दूसरे के साथ बदलना चाहते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बहुत मुश्किल से मिलते थे। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब मेरे पास मिल्क है, मेरे को राइस चाहिए, अगला बंदा कोई मुझे मिल ही नहीं रहा है जिसको मिल्क चाहिए और बदले में राइस दे दे मुझे, तो ऐसा लोग ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है, जिसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कोई पूछेगा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मींस टू इंडिविजुअल आर इन पोजेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच दे वांट टू एक्सचेंज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। ठीक है, चलो अगला है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी। जैसे आज क्या करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ कार, अगर मैंने आपसे पूछा तो आपने बोला 5 लाख। अरे वाह, सेम एग्जांपल। तो क्या है, मैंने वैल्यू से मेजर कर लिया किसी भी चीज को। हम पैसे से किसी भी चीज को मेजर कर लेते थे। 1 किलो चीनी कितने का आएगा, 40 रुपए का। तो हमने क्या किया, पैसे से उसको मेजर कर लिया 1 किलो चीनी को। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। जैसे मैंने बोला, कैसे बोलोगे, मैंने बोला 1 लीटर दूध के बदले में अगर पैसा नहीं होता, ठीक है, 1 लीटर दूध के बदले में क्या 4 भैंस या 4 बकरियां, कैसे मेजर करोगे? 1 लीटर दूध की वैल्यू आखिर है क्या? 4 भैंस है, 2 बकरियां हैं, 20 मुर्गियां हैं, क्या है वैल्यू? नहीं पता ना, हर ऑब्जेक्ट का अलग वैल्यू हो जाता। इसी के लिए पैसा आ गया। अब क्या है, 1 लीटर दूध का वैल्यू 40 रुपए है या 50 रुपए है, तो आप पैसे से मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? यानी किसी भी चीज को आप मेजर कर सकते हो पैसे से, किसी भी चीज की वैल्यू को। ठीक है, जो कि पहले नहीं हो पाता था, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत सारे थे। किससे मेजर करोगे? 1 लीटर दूध दे के आया तो उसका क्या वैल्यूएशन निकालोगे? अभी तो बोल दिया 50 रुपए, पैसा नहीं होता तो क्या बोलते हैं, अच्छा 1 लीटर दूध दे रहे हैं, काम करो 2 बीघा जमीन दे दो। ऐसा तो कुछ भी कोई भी मांग सकता था। क्यों? क्योंकि कॉमन वैल्यू नहीं थी। ठीक है, चलो डिफिकल्टीज फॉर फ्यूचर पेमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, ये तो बहुत बड़ा इशू है। फ्यूचर पेमेंट यानी डेफर पेमेंट नहीं हो सकता था। कैसे? जैसे कि मैंने बोला, मैंने आपसे 100 रुपए लिए, ठीक है, मैंने अभी ऊपर एग्जाम्पल दिया था सेम, कि चलो वही एग्जाम्पल को रिपीट कर देता हूं मैं। जैसे मैंने आपसे लिया, मानते हैं 5 लीटर, आज के टाइम से सोचना, 5 लीटर तेल लिया, पेट्रोल बहुत महंगा है, ठीक है, 100 रुपए लीटर करके लिया और वो 500 रुपए लीटर हो गया। 500 रुपए मैंने आपसे ले लिया, ठीक है, 500 रुपए लेट सपोज ले लिया, क्योंकि मैंने आपसे 5 लीटर तेल लिया है। ठीक है, पैसा नहीं इवॉल्व हुआ था, 5 लीटर तेल लिया। अब जब मैंने आपको वापस किया तो उस तेल की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 80 बची है। अब मैंने 5 लीटर आपको तेल दिया, पेट्रोल दिया, तो क्या 400 रुपए का हिसाब से वापस नहीं किया? तो फ्यूचर पेमेंट कहां हो पा रही है? मैं लिया 500 दे 400 रहा हूं, या फिर हो सकता है यही 120 रुपए हो जाए तो 600 दे रहा हूं। तो कॉन्ट्रैक्चुअल फ्यूचर पेमेंट तो हो ही नहीं पा रहा है। हमेशा क्या करा, जिस पे मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 10 साल बाद 10,000 रुपए दूंगा, बट 10,000 रुपए की वैल्यू क्या होगी मुझे नहीं पता ना। उसके बदले में कोई चीज दे रहा हूं, उसके बदले में कोई चीज दूंगा तो 10,000 के हिसाब से माप के तो नहीं दे पाऊंगा ना। समझना बात को, नहीं दे पाऊंगा माप के। ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे। ठीक है, अगला है डिफिकल्टीज ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, वो वैल्यू को स्टोर करना या ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अभी एग्जांपल दिया था कि मेरे बच्चे को भेजना है फॉरेन पढ़ने के लिए, क्या करूं, उसके लिए चावल जमा करना शुरू करूं, क्योंकि पैसा तो है नहीं, कमोडिटी जमा करूंगा तो पैसा नहीं है, तो कमोडिटी अगर जमा करूंगा तो चावल जमा करूंगा तो कितने टाइम तक जमा कर लूंगा? एक टाइम पे खराब हो जाएगा और फिर सारे सपने वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर मैं पैसा जमा कर रहा हूं तो 20 साल बाद भी उसकी वैल्यू तो इतनी रहेगी ना जितना जमा कर दूंगा, तो मैं भेज पाऊंगा बच्चे को। तो यही स्टोरेज में प्रॉब्लम आती थी। ये सब भी आपने बचपन में पढ़ रखा होगा। मैं चलता हूं फॉर्म्स ऑफ मनी पे। फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी के 4 फॉर्म्स है, इसको बहुत ध्यान से समझना प्लीज। ठीक है, पहला क्या है, फेट मनी एंड फिड्यूसरी मनी। पहला क्या है, फेट मनी एंड फिड्यूसरी मनी। दूसरा है फुल बॉर्डेड मनी एंड क्रेडिट मनी। ध्यान से एक ही करके समझेंगे। फेट मनी क्या होता है, फिड्यूसरी मनी क्या होता है।
फेट मनी रेफर टू द मनी विच इज इशूड बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फेट मनी वो मनी है जो आज हम यूज करते हैं, जिसको ऑर्डर से, जिसको कि लॉ से, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, लाइक कॉइन्स एंड नोट्स। फेट मनी आर दोज मनी विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट और एनी सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है, या तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया या कोई सेंट्रल अथॉरिटी जैसे कि आरबीआई के द्वारा इशू किया गया है। एंड इट इज वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द कंट्री। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है, तो उसको हम बोलते हैं फेट मनी। यानी आज जो हम पैसा यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फेट मनी। देन सर फिड्यूसरी मनी क्या होता है? ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और देखो, फेट मनी में क्या है? पीपल आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बना के दिया है, आरबीआई ने बना के दिया है, तो आप लीगली बाउंड हो, सारे इंडियन लीगली बाउंड है कि उनको रुपीज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आपको पता है अगर कोई रुपीज एक्सेप्ट ना करे तो आप उस पर केस कर सकते हो कि मैंने इसको पैसे दे रहा था, इसने पैसे लेने से मना कर दिया, आप उस पर केस कर सकते हो। ठीक है, तो हमने देखा फेट मनी क्या है सर? फेट मनी वो मनी है जो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है। फेट मनी आर दोज मनी विच इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी। इट वर्क्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड पीपल ऑफ दैट कंट्री, उसी कंट्री के लोग आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो लीगली बाउंड है कि उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फिट मनी तो ये था। फिड्यूसरी मनी क्या होता है सर? फिड्यूसरी मनी समझो, फिड्यूसरी मनी आर दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये वो मनी है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क तो करता है, बट एज पर द ट्रस्ट, ये भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है, ये भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है। यहां पे क्या है? पीपल आर लीगली बाउंड है, यहां पे ट्रस्ट के बेसिस पे होता है। सर ऐसा क्या होता है? जैसे चेक मैं आपको दे रहा हूं, मना कर सकते हो कि नहीं भैया मुझे इस बैंक पे भरोसा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए चेक, मुझे कैश ला के दो। ठीक है, जब पेयर और पेई के बीच में ट्रस्ट होगा तभी वो ट्रांजेक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। यहां पे आप लीगली बाउंड नहीं हो। ठीक है, यहां पे आप लीगली बाउंड नहीं हो, आपको ट्रस्ट है तो आप लो। अब मुझे कोई आके यश बैंक का दे देगा जो कि कुछ समय पहले डूब गया था, तो मैं बोलूंगा नहीं भैया मुझे इस बैंक पे ट्रस्ट नहीं है, इस बैंक का चेक तो नहीं लूंगा मैं, मुझे कैश ला के दो। ठीक है, तो फिड्यूसरी मनी क्या होता है? फिड्यूसरी मनी आर दोज मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट फॉर द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई। पेयर एंड पेई के ट्रस्ट के बेसिस पे इसको एक्सेप्ट किया जाता है एट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अगला है फुल बॉर्डेड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉर्डेड मनी क्या है? भरा शरीर वाला मनी। देखो दो होता है, मॉनेटरी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू, दो टर्म होते हैं। मॉनेटरी वैल्यू होता है जैसे 2000 के नोट पे 2000 लिखा है तो ये इसका मॉनेटरी वैल्यू है। कमोडिटी वैल्यू होता है इस 2 रुपए के नोट को बनाने के लिए कितना लगा है, तो सिर्फ 1 रुपये 25 पैसा लगा है। ठीक है, 1 रुपये 25 पैसा या 5 पैसा ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये मॉनेटरी वैल्यू होती है कि उस कागज के टुकड़े की मॉनेटरी वैल्यू 2000 है, और सच में उस कागज को आप देखोगे अगर उस पर सरकार अपना पावर हटा ले पीछे से उस पे से, तो वो क्या है? सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो डीमोनेटाइजेशन में जिसके पास 500 का नोट था, 1000 का नोट था, वो 1000 का वैल्यू रख रहा था, लेकिन जैसे डीमोनेटाइजेशन हो गया उसके बाद फिर वो कागज का टुकड़ा है, 1 रुपये 70 पैसे ऐसे का हो गया था वो, क्योंकि कागज इतने में बिकेगा, रद्दी में बेचोगे तो उससे भी ज्यादा नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने सिर्फ उसमें पावर हटा लिया अपने पीछे से, उस पर जो लॉ पास हुआ था उसको वापस ले लिया। ठीक है, तो मॉनेटरी वैल्यू मींस होता है द वैल्यू विच इज प्रिंटेड ऑन द नोट। कमोडिटी वैल्यू होता है द वैल्यू ऑफ दैट कमोडिटी। ओके, वैल्यू ऑफ दैट कमोडिटी। अब समझना, फुल बॉर्डेड मनी वो मनी होता है जहां पे मॉनेटरी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू होती है। वैसा जिसपे अगर 20 रुपए लिखा है तो उस कागज के टुकड़े का 20 रुपए वैल्यू है, उसको बोलते हैं फुल बॉर्डेड मनी। सर ऐसा कौन सा पैसा होता है? ऐसा होता नहीं है, पहले होता था जो गोल्ड के कॉइन्स होते थे, उस पे अगर लिखा है 200, ठीक है 200, तो उस पे 200 ग्राम जो भी गोल्ड होगा, जितने भी उसके हिसाब से होगा उतना का लगा होता था, तो वहां पे मॉनेटरी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू सेम होती थी। समझिए, फुल बॉर्डेड मनी रेफर टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन विच कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एज व्हेन दे आर इशूड। जब इशू किया जाता है तो कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों सेम होता है। ठीक है, अब सोचो 2000 रुपए का नोट पे 2000 लिखा हुआ है और उसमें 2000 रुपए का गोल्ड लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? फुल बॉर्डेड मनी हो जाएगा। क्रेडिट मनी की बात करते हैं। क्रेडिट मनी क्या होता है?
अगेन मॉनेटरी वैल्यू होता है, कमोडिटी वैल्यू होता है। क्रेडिट मनी वो मनी होता है जहां पे मॉनेटरी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। जैसे आज 2000 के नोट का वैल्यू 2000 है, लेकिन बनने में उसको कितना लगा है, 1 रुपये 5 पैसा, ठीक है। तो क्रेडिट मनी वो मनी होता है विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू, जहां पे मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा होता है, जो आज का पैसा है, आज का रुपया है। कागज का टुकड़ा बना दिया भाई, सोना निकाल दिया सारा। पहले सोने के कॉइन्स होते थे तो उसको हम बोलते थे फुल बॉडीड मनी, जितना लिखा है उतना का सोना है। क्योंकि अगर सरकार बदल गई, किसी को नीड है तो सोना पिघला के भी क्या कर सकता है, उसको बेच सके, खा सकता है। आज अगर सरकार पीछे हट गई तो कागज बेच के क्या खाओगे? अगर सरकार ने सारे पावर छीन लिया तो कागज अकाउंट में पड़े हैं, कागज घर में पड़े हैं, क्या कर लोगे उसका? कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। फुल बॉडीड मनी होता है जो गोल्ड कॉइन्स होते थे। क्रेडिट मनी वो होता है जो आज के टाइम पे कागज वाले पैसे यूज होते हैं, या सिक्के यूज होते हैं जो लोहे और कॉपर के बने होते हैं, ब्रॉन्ज के बने होते हैं, ठीक है। तो क्या है, मॉनेटरी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट मनी, और दोनों इक्वल होता है तो उसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी, ठीक है। यहाँ दिया भी है फुल बॉडीड मनी इज इक्वल टू मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। क्रेडिट मनी क्या होता है, जहां पे मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं, ठीक है। आइए, हमने पढ़ा मनी। मनी क्या है, यहां देखिए, मनी क्या है, मनी इज अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और मैंने बताया कि मनी एक प्रोमिसरी नोट है, एक ऐसा नोट है, प्रोमिसरी नोट है जिसपे गवर्नर प्रॉमिस करता है, दिखाया भी था आपको कि धारक को इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो मनी इज अ प्रोमिसरी नोट विच एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द कंट्री, ठीक है। उसके बाद हम देखा मनी के फंक्शंस क्या हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड एंड डेफर पेमेंट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। अगला आ जाते हैं, अगला क्या है हमारे पास, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का दूसरा नाम सीसी इकोनॉमी होता है, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं? इसके ड्रॉबैक्स हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, दो लोगों की मर्जी, जो मतलब होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या था कि टू इंडिविजुअल आर इन पोजेशन ऑफ दैट थिंग विच दे वांट टू एक्सचेंज। वो दोनों के पास वो सामान है जो एक दूसरे से बदलना चाहते हैं, इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, जो कि रेयर टू फाउंड था। फिर आते हैं लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, देन डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर एंड फ्यूचर पेमेंट, डेफर पेमेंट दोनों सेम है, ठीक है, और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। डिफिकल्ट टू स्टोर वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टोर करना या फिर किसी को पैसे देना बहुत मुश्किल हो जाता था, ठीक है। उसके अंदर देखा फॉर्म्स ऑफ मनी, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ मनी, फेट मनी, फिड्यूसरी मनी, और क्या है, क्रेडिट मनी एंड फुल बॉडीड मनी। फेट मनी क्या होता है, आर मनी विच इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है, एंड पीपल ऑफ दैट कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये था फेट मनी जो आज हम यूज करते हैं। फिड्यूसरी मनी क्या होता है, इट ऑल्सो एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दोनों ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करते हैं, बट एक यानी कि फेट मनी करता है क्योंकि हम लीगली बाउंड हैं, और फिड्यूसरी मनी करता है क्योंकि हम ट्रस्ट है पेयर और पेई के बीच में, लाइक चेक, डीडी, ये सब चीजें, ठीक है। नाउ फुल बॉडीड मनी क्या था, फुल बॉडीड मनी जहां पे मॉनेटरी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू होता है। मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है, जितना उस पे वैल्यू मेंशन है उसको बोलते हैं मॉनेटरी वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू वो होती है जितना उसको बनाने में वैल्यू लगा है। तो मॉनेटरी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू होता है तो उसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी, जो कि गोल्ड कॉइन्स होते थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्रेडिट मनी क्या होता है। क्रेडिट मनी वो होता है जहां पे मॉनेटरी वैल्यू यानी पैसे की वैल्यू ज्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से। जैसे 2000 नोट की वैल्यू 2000 है, लेकिन इसको बनाने में सिर्फ 1 रुपये 5 पैसा लगा है, ठीक है। तो होपफुली यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर पढ़ेंगे इसके आगे का पार्ट और खत्म करेंगे इस चैप्टर को, एंड देन मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। अभी तक आपने अगर पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो देखिए, अच्छे से समझिए। कहीं पे किसी को भी कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। अगर ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम होगी तो मैं उस पॉइंट को अलग से आपको क्लियर करके दूंगा, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए।